देखो बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन शायद हम डिस्कस कर भी चुके हैं, आइए फिर से थोड़ा सा चर्चा और प्रिसाइज होके कर लें। बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन देने या इलेक्ट्रॉन खींचने का बिहेवियर होता है, सर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने या देने का बिहेवियर कौन से इफेक्ट में होता है? रेजोनेंस इफेक्ट में। लगभग रेजोनेंस इफेक्ट के बराबर ही इलेक्ट्रॉन देने या खींचने का बिहेवियर रखता है हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछे कि ज़्यादा शिद्दत से कौन से इफेक्ट के द्वारा, मान लो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल के रूप में इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है बेटा रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन देने की। उससे कम टेंडेंसी होती है हाइपर कॉन्जुगेशन की, और इन सब से कम टेंडेंसी होती है इंडक्टिव के थ्रू, क्योंकि इंडक्टिव के थ्रू हम कौन से इलेक्ट्रॉन देते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। जनरली रेजोनेंस के थ्रू हम कौन से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं? नॉन सिग्मा का। और नॉन सिग्मा क्योंकि ऐसे ही डीलोकलाइज होते हैं, ये एक्चुअली मूव कर सकते हैं, तो किसी को एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन मूव करा के देने में ऑब्वियसली आप ज़्यादा दे पाओगे। अब हाइपर कॉन्जुगेशन ना इनके बीच का है। बीच का क्यों? क्योंकि बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइजेशन सिग्मा का ही होता है, लेकिन ये डीलोकलाइजेशन होता नॉन सिग्मा जैसा है। क्या सारे सिग्मा डीलोकलाइज हो सकते हैं? नहीं सर, केवल एक सिग्मा डीलोकलाइज हो सकता है। वो कैसा होना चाहिए मैं बता भी चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। कोई भी लेने वाला एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम होना चाहिए। वो कार्बोकैटायन हो सकता है, वो एक ऐसा कार्बन हो सकता है जिसके पास खाली ऑर्बिटल हो, कुछ जैसे कि एक डबल बॉन्डेड कार्बन अनपेड होता है ना, पाई क्लाउड होता है इसमें। तो कोई भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अगर बाजू में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का हाइड्रोजन, बाकी दो बॉन्ड में जो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसका हाइड्रोजन का ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना, ये डीलोकलाइज कर सकता है। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी रेजोनेंस जैसे बनेगा। कैसे बनेगा सर? बाकी कार्बन के बॉन्ड एज इट इज़, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये बन गया H+। कोई दिक्कत यहाँ तक? हेलो बोलना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो H+, और ये सिंगल बॉन्ड के बाद ये पाई, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पाई बन जाएंगे। और बाजू वाला ये कार्बन एज इट इज़ है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो मान लो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कोई डबल बॉन्डेड कार्बन हो सकता है, कोई कार्बोकैटायन हो सकता है, तो कोई भी हो, मैं केवल यहाँ पे लिख रहा हूँ कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, और ये वाला, ये बाजू वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। हेलो, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन मूव करता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कौन सा सिग्मा इलेक्ट्रॉन? sp2 के बाजू वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के का सिग्मा हाइड्रोजन। और क्योंकि ये सिग्मा यहाँ पाई बनता है, इसलिए इसको लोग कहते हैं कि ये सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। कई बार इसको लोग हाइपर कॉन्जुगेशन, जनरली हाइपर कॉन्जुगेशन ही कहते हैं। तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन कैसे हो रहा है सर? इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, क्योंकि किसको दिया जा रहा है? एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम को। sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, अगर इसको संतुष्ट कर दोगे तो इस सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। संतुष्ट कैसे कर रहा है? ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के। तो बाजू वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जितने हाइड्रोजन होंगे उतना हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए यहाँ पे तैयार है। लेकिन ये हाइड्रोजन इस कार्बन का कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को कई लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। मतलब बोलना पड़ेगा अब सबको। हाँ, यहाँ तक कोई रोकना चाहता हो तो रोके, नहीं रोक रहा। अब यही चीज़ बेटा मैं थोड़ा सा आपको बेंजीन के केस में बताता हूँ, क्योंकि आपने सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन तो मैंने आपको बताया हुआ है, जिसको बनाना हो ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना भी सकता है, नोट डाल के कि हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप आपको दिखाने वाला हूँ। मिथाइल ग्रुप मतलब सर बेटा हर जगह H लगा दो। अच्छा सर, क्या ये भी वैसा ही कहानी है? हाँ बेटा वैसी ही कहानी है। कैसे सर? दिखाओ बेटा, ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बाजू में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को इच्छा है अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन देने की, क्योंकि उस पास C बॉन्ड H है। अगर ये इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे सर? रेजोनेंस जैसे ऐसे दिखाते हैं। सर ये कहानी तो सिग्मा बॉन्ड को तो छेड़ना नहीं है बाकी किसी के। सर ये सिग्मा बॉन्ड भी वैसा ही, ये सिग्मा वैसे ही, भाई दो हाइड्रोजन वैसे ही हैं, तो मैं ऐसे डंडे खींच दे रहा हूँ बस। ये जो बाजू वाला हाइड्रोजन था इसने अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये प्लस हो गया।
वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ये वाले को मैं लाल बताता हूँ और इसको भी मैं लाल बनाता हूँ, तो ये कार्बन एक तो अपने पास ही रखा है, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये सिग्मा यहाँ पाई बन गया। ये जो ये वाला फर्स्ट कार्बन था, ये जो नीला वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था, उसको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिल जाने से अब उसको इस पाई क्लाउड की जरूरत नहीं है। कौन से पाई क्लाउड की जरूरत नहीं है? इसकी। ये पाई इलेक्ट्रॉन वो कहेगा कि एक कार्बन बाजू वाले तू ही रख ले, तो वही रख लेगा। कैसे? ये देखो दिखा दे रहा हूँ मैं। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पे आ गया माइनस, बाकी बॉन्ड एज इट इज। बात समझ में आ रही है? बोलना पड़ेगा बच्चों। लेकिन यहाँ मैंने इस हाइड्रोजन का इस कहीं से भी बॉन्ड नहीं बनाया, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस की। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बाजू का sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, और ये दुनिया को बताने वाला इफेक्ट कहलाता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब अगर बेंजीन रिंग में मिथाइल एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ आएगी? सर ऑर्थो में तो दिख रही है हमको, आगे कहाँ दिखेगी? देख लो बेटा, ये आगे भैया, अब आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बन रहा है। क्या बन जाएगा सर? बनाते चलो, अब पहली बार बना रहा हूँ, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा हुआ है तो बना लो। ये डबल बॉन्डेड रहेगा, ये सी 2 बॉन्ड एज इट इज़, एक ये होगा H+। अब ये डबल बॉन्ड बेटा यहाँ आ जाएगा, और बाजू वाले कार्बन पास अब ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो उस पर आ जाएगा भाई साहब माइनस, बाकी बॉन्ड एज इट इज़। फिर कॉन्जुगेट सिस्टम है, पाई सिग्मा माइनस, फिर माइनस मूव करेगा कहाँ से? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, ये इधर चला जाएगा। अब अगला स्ट्रक्चर आप लोग खुद बना लीजिए, मुझे लगता है इतने बड़े आप लोग हो गए हो, दिक्कत हो तो पूछो मेरे से। ये माइनस अब यहाँ दिखने लगेगा जैसे यहाँ दिख रहा है, और फिर अगले स्ट्रक्चर में बना दूँ कि चलो पहले इतना बनाओ फिर बोलो बना दूँ कि नहीं, तो वो भी बना देता हूँ। पहले 3 स्ट्रक्चर्स बनाओ तो हाँ बोलो। पहले 3 स्ट्रक्चर्स बनाओ, पहला दूसरा तीसरा, बनाओ तो हाँ बोलो। आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों में, फिर से देखिए। अब मैं स्ट्रक्चर क्रमांक 3 से 4 में आ रहा हूँ। कैसे? वापस लौट के। कैसे वापस लौट के? मैं भाई बाकी सारे बॉन्ड तो एज इट इज़ हैं, कंजुगेशन केवल किस में हो रहा है? नॉन सिग्मा में। तो ये पाई, अरे सॉरी, ये जो बॉन्ड था ये पाई यहीं का यहीं रहेगा। ये जो यहाँ का लोन पेयर था वो यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा, और इधर आ जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये हो जाएगा मेरा स्ट्रक्चर नंबर 4। बनाते रहिए। फिर नेक्स्ट क्या है? 4 से वापस 5 में जा रहा हूँ। ये फिर सर ये लोन पेयर यहाँ पहुँचेगा, ये लाल वाला इलेक्ट्रॉन वापस सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। और सर दिखाओ कैसे? देख लो बेटा, ये डबल हो गया सिंगल, 2 बॉन्ड एज इट इज़, और ये वापस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल गया। ये जो एक्स्ट्रा लोन पेयर था यहाँ पाई बना देगा, ये पाई इधर, ये पाई इधर, ये पहुँच गया अपन स्ट्रक्चर नंबर 5। तो ये पांचों स्ट्रक्चर देख के सुनते भी रहो, बनाते भी रहो। ये पांचों स्ट्रक्चर देख के समझ ये आता है सर कि हाइपर कॉन्जुगेशन से एक मिथाइल ग्रुप भी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट कर सकता है। लेकिन सर ये तो एकदम वैसे ही कर रहा है जैसे रेजोनेंस में होता है। हाँ, तो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा था आपसे कि जब भी मिथाइल ग्रुप या कभी भी कोई भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का हाइड्रोजन अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करेगा कहाँ? खुद के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। ये दिख रहा होगा शायद अब आपको। हेलो, मतलब सर रेजोनेंस की तरह हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहाँ ऑपरेशनल होता है? ऑर्थो और पैरा में। हेलो, और रेजोनेंस की तरह हाइपर कॉन्जुगेशन भी इंडक्टिव से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। वही यही अब जानकारी के साथ में वापस उस सवाल पे लौटता हूँ, क्योंकि शायद अब आप हाइपर कॉन्जुगेशन और अच्छे से समझ सकते हैं। हटा दूँ? नहीं, लिखा हुआ है, मैं उसको दिखा भी दूंगा, पर वो सवाल में मैं वाइट बोर्ड में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मुझे बताओ, सबसे पहला सवाल हमने क्या लिखा था? हमें एसिडिक नेचर किसका कंपेयर करना था? फिनॉल का, और साथ में किसका करना था भाई? और और सर एक
क्या मैंने क्लास नोट्स में ऐसे ही लिखाया है ABCD? हेलो, बोलो। अब यस सर। अब सुनो, अब सबसे पहले कॉमन सेंस की बात सुनो। वहाँ पे लिखा भी होगा हमने सर, जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर, या आपको मैंने लिखवाया भी है लास्ट क्लास में, उतना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा आयनाइज करोगे, कैटायन और एनायन बनाओगे, तो उतना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट के होगा, और उतना ही कम पी के होगा। पहले ये जानकारी मैंने आपको दी। हेलो, इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। अब मैं एसिडिक नेचर का ही ऑर्डर आपको वहीं पे बताने वाला हूँ, आइए देखते हैं। अच्छा, एक बात पहले मैं और कर दूं। एक और बात आप ऑलरेडी जानते हो कि सर एसिडिक नेचर अगर आपको O बॉन्ड H में क्रिएट करना है तो आप ना सर O से एक ऐसा ग्रुप जोड़ो जो कि O का क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो यहाँ से एक जानकारी मैं आपको ये दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हैं वो एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं। हेलो, और इसी के विपरीत अगर मैं इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दूं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दूं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो एसिडिक नेचर को घटाते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये एसिड की तरह तब बिहेव करेगा जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को तब ना लेगा जब उसको भूख ज़्यादा लगी हो। उसको ज़्यादा भूख कौन लगवाएगा? अगर कोई इससे विड्रॉ कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेने में दिक्कत करेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये लिख लो, लिखो तो। हाँ, तरीके क्या होंगे भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना हो या विड्रॉ करना हो, आप किसी इफेक्ट के थ्रू ये काम करोगे। तो ये भी मैं जनरलाइज बात फिर से बोल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन लेन देन करने का सबसे स्ट्रांग इफेक्ट कौन सा है? रेजोनेंस। कोई दे रहा हो तो प्लस आर होगा, ले रहा हो तो माइनस आर होगा। लेना में भी रेजोनेंस मजबूत, देने में भी रेजोनेंस मजबूत, क्योंकि इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इससे कमज़ोर होता है लेन देन करने में हाइपर कॉन्जुगेशन। फिलहाल हमने जो हाइपर कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल देखा उसमें हम केवल मिथाइल ग्रुप तो केवल देगा रिंग को। तो माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन कौन लगाएगा? वो छोड़ दो बेटा, वो नहीं फ़ायदा पड़ेगा तुमको, नहीं आवश्यकता, नहीं देखने मिलेगा, मेंस तक नहीं मिलेगा, लेकिन होते हैं पर छोड़ो। तो लेन देन का सबसे अच्छा तरीका रेजोनेंस, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा इंडक्टिव। ये बात समझ में आती है? बोलना पड़ेगा। सबसे पहले सर फिनॉल है, फिनॉल तो सब में है सर, OH तो टाई हो गया। अल्टीमेटली ये सब एसिड क्यों होंगे? क्योंकि फिनॉल का O बॉन्ड H प्लस देगा। H प्लस कैसे देगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्सीजन जुड़ा है बेंजीन रिंग से, सबसे जुड़ा है टाई है। टाई ब्रेकर केवल यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगे, यहाँ पे केवल हाइड्रोजन है सबकी जगह। तो अब मिथाइल ग्रुप कैसे हैं? सबसे पहले वाली ये बात, सर मिथाइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मेटा पे भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर रहा है। बस ये कहानी है सर कि जब आपने ये मिथाइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे लगाया था तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो था ही, ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा था, मानते हो? प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और ये जो CH3 है, क्योंकि ये OH के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है, तो भले तू हाइपर कॉन्जुगेशन लगा के ऑर्थो पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करेगा, पर तेरे रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस ऑक्सीजन को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसके मेटा पोजीशन है। तो यहाँ पे केवल ये क्या लगा पाएगा बच्चों? प्लस आई, इंडक्टिव। कौन? मतलब सर ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, सब दे रहे हैं, मतलब सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने से एसिडिक नेचर घटता है। मतलब यहाँ पे सर इन सब से बेटर कौन है बेटा? इन सब से बेटर कौन है बेटा? ए। ये मैं एसिडिक नेचर लिख रहा हूँ नीचे, बोलना पड़ेगा। सबसे बेटर ए है क्योंकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इन सब में है। अब उसके बाद सर हाइपर कॉन्जुगेशन तो बहुत डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव से,
तो इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो ये तो बेचारे सबसे ज़्यादा हार गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिक नेचर तो घटता है ना, तो बेचारे हार गए। ये भले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन इसमें केवल +I से दिया जा रहा है ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन से कम है, तो कम शिद्दत से इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा होगा, कम। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये उतना मजबूत नहीं है, ओ तक उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पहुंच रही होगी, तो फिर भी ये ज़्यादा अच्छा एसिड हुआ। तो दूसरे नंबर पे कौन अच्छा एसिड हो जाएगा बच्चों? C. समझ में आता है सबको? अब बच गया सर बी और डी। अब हाइपर कॉन्जुगेशन आपने स्ट्रक्चर भी बना के देख लिया सर, ऑर्थो में हो या पैरा में हो। लोन पेयर तो सर ये भी पहुंचाएगा, लोन पर ये भी पहुंचाएगा, मतलब सर हाइपर कॉन्जुगेशन को रेजोनेंस की तरह फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी दूर हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हम कॉन्जुगेट सिस्टम करके तुम तक पहुंचा ही रहे हैं, लोन पेयर माइनस। तो ये भी ऑर्थो वाला भी पहुंचाएगा तो यहाँ -1 ही, और ये भी पहुंचाएगा तो -1 ही, तो इनका हाइपर कॉन्जुगेशन तो टाई है। हेलो हेलो। Yes. अब हाइपर कॉन्जुगेशन जो डोमिनेटिंग है वो तो टाई हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन ने 1000 रुपये दिए, यहाँ पे भी 1000 रुपये दिए हाइपर कॉन्जुगेशन से। अब बात करते हैं इंडक्टिव से। इंडक्टिव अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हज़ारों में डील कर रहा है तो इंडक्टिव 100 में डील करेगा, लेकिन ऑर्थो में बेटा फिर भी +I, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्टेंस से फ़र्क पड़ता है। ऑर्थो में +I सबसे अच्छा लग रहा होगा, मेटा में कमज़ोर, और पैरा में बेटा सबसे कमज़ोर। क्यों? Strong. क्योंकि OH से बहुत दूर हो गया CH3, तो इसका +I देखो मैंने जान के बहुत छोटा लिखा है, इसका +I लगभग इससे बड़ा लिखा है, और इसका +I मैंने बहुत बड़ा लिख दिया जान के, कि हाइपर कॉन्जुगेशन तो टाई हो गया, लेकिन किसके बीच में टाई हो गया? बी और डी में। लेकिन इंडक्टिव जो है वो बी में बहुत ज़्यादा लग रहा है डी की अपेक्षा, तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, तो और ज़्यादा हार गया किसमें? एसिडिक नेचर में। तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा डी, सबसे कमज़ोर हो जाएगा बॉम्बे, बोलना पड़ेगा। रोमन नंबर 2 में पहला है बच्चों ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, दूसरा है, आप ऐसे ही लिखना जैसे लिखा है, दूसरा है मेटानाइट्रोफेनॉल, फिर पैरानाइट्रोफेनॉल, और फिर है फेनॉल। यहाँ मैं कुछ लिखते भी रहो सुनते भी रहो। शायद मैं आपको बता चुका हूँ रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। रेजोनेंस तो आप देख ही रहे हो इतने टाइम से, हाइपर कॉन्जुगेशन में आपने देख लिया कैसे लगता है बेंजीन रिंग में, और रेजोनेंस जैसे। यहाँ पे आप NO2 के बारे में एक बात जानते हो, नहीं जानते हो तो आज से जान लो। सर -R ग्रुप को याद करने का कोई तरीका है? हाँ है बेटा। बेंजीन रिंग से कभी भी कोई एटम जुड़ा हो डबल बॉन्डेड सिस्टम से, जो फर्दर और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, मतलब सर बेंजीन रिंग से नाइट्रोजन जुड़ा है और नाइट्रोजन फर्दर खुद से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऐसी सूरत में बेटा रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, यानी कि ये -R ग्रुप होंगे। ये NO2 ग्रुप है तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन और होगा, और खींचे जाएंगे। तो सर इसका क्या अर्थ है बेटा? इसका मतलब है -R लगेगा। -R में क्या हो जाएगा सर? जो +R है इसका उल्टा बेटा। जो ये आपको कॉन्जुगेट सिस्टम दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है सर बेटा? ये पाई सिग्मा पाई, उसमें इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, और ये लोन पेयर को यहाँ, ये पाई को यहाँ पाई बना दिया जाएगा। अल्टीमेटली नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ये पैरा ऑर्थो पे आ जाएगा प्लस, फिर अगले ही क्षण में यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर अगले ही क्षण में यहाँ पे आ जाएगा प्लस। मतलब NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस रहेगा। ये बात समझ में आती है सबको? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाली। हेलो, Yes, sir. किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। दिक्कत नहीं हो तो मैं हाँ सुनना चाहूँगा एक्चुअली 2-4 लोगों से। Yes, sir. दिक्कत नहीं है तो मैं हाँ सुनना चाहूँगा 2-4 लोगों से। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। चलो, Yes, sir. तो सर इसका अर्थ ये हो गया कि सर कभी भी बेंजीन रिंग से एक ऐसा एटम जुड़ा हो जो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो तो -R लगाएगा। हाँ बेटा। सर लगेगा कहाँ? ऑर्थो और पैरा पे। -R से क्या होगा सर? पॉजिटिविटी आएगी उस कार्बन में, तो ऑक्सीजन से और इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे। तो जब NO2 ऑर्थो में लगा है तो -R देखो लिखा है यहाँ पे, पैरा में लगा है तो -R लिखा है यहाँ पे। -R सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
और NO2 मेटा पे चलो और रेजोनेंस नहीं लगा रहा है सर, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन जुड़ा है तो -I, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नाइट्रोजन ज़्यादा है तो इंडक्टिव से तो -I लगाएगा। मतलब ये तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, और ये हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ाते हैं। मतलब ये तीनों फिनॉल से सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे। जैसे फिनॉल को वहाँ मैंने जिता दिया था, यहाँ पे मैं सबसे पहले फिनॉल को हरा दे रहा हूँ। देखो मैंने फिनॉल को सबसे पहले लास्ट कर दिया। यहाँ तक दिक्कत हो तो बोलो। नहीं है सर। नहीं, आगे बढ़ रहा हूँ, कोई रोक नहीं रहा है। अब बात आती है सर, अच्छा तो सर अगर ये सबसे कमज़ोर है तो उसके बाद सबसे अच्छे कौन होंगे? बेटा रेजोनेंस डोमिनेटिंग होता है, तो जहाँ -R लग रहा है ऑर्थो और पैरा में सर, तो ये तो अच्छे ही होंगे। और इनसे कमज़ोर कौन होगा ऑर्थो पैरा से? मेटा, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वो ज़रूर है लेकिन उसमें केवल -I लग रहा है, तो पीछे से दूसरे नंबर पे आ जाएगा मेटा वाला। जैसे अपन ने मेटा को पिछली बार सेकंड कर दिया था, अभी मैंने नीचे से सेकंड कर दिया, यानी कि थर्ड कर दिया। बोलना पड़ेगा यहाँ तक भी। यस सर। अब रह गई कहानी वापस जैसे पिछले केस में थी, ऑर्थो और पैरा वाली। वहाँ पे +I लग रहा था, यहाँ पे -I लग रहा है। अब -I से क्या होगा सर? यहाँ पे देख लो, मैंने -I यहाँ बड़ा लिखा है और यहाँ बहुत छोटा लिखा है। मतलब सर ये इंडक्टिव से ज़्यादा खींचेगा, ये इंडक्टिव से कम खींचेगा। तो -I सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा, तो एसिडिक नेचर ज़्यादा। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा? सबसे अच्छा ऑर्थो, फिर पैरा, CVD। फिर मेटा। हाँ, ए बी नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। सबसे अच्छा ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा, फिर फिनॉल। बोलो हाँ, यस सर। बोलो हाँ सब लोगों। सब लोगों का हाँ चाहिए मुझे। ये लिखते रहो और मेरी बात सुनते रहो। सर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने इफ़ेक्ट्स आपने अभी तक बताए हैं उसको हमने लगाया, तो ऊपर हमने जब लगाया तो हमें आंसर मिल भी गया, और नीचे जब हमने लगाया तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है। सर तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर लिखा है, एक्चुअल ऑर्डर ये नहीं है बेटा। क्यों सर? पिछले केस में तो था, इसमें क्यों नहीं है? बता रहा हूँ, रुक जाओ, पहले इतना लिखो। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है बेटा। आपको एक्सपेक्टेशन किस आधार पे आई? सर जितनी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है उस आधार पे हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ तक पहुँची है। बोलो हाँ लिखने के बाद, हाँ बोलो तो मैं आगे बढ़ूँगा। लिखने के बाद हटा दूँ। अब सर ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्यों लिखे हो? क्योंकि बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ना आपको सारी चीज़ें मैंने नहीं बता दी यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा चीज़ लग रही है। सर ऐसा हर बार होगा? नहीं बेटा, कुछ कुछ केसेस में होगा, जब होगा तो याद होना पड़ेगा आपको। लेकिन सर याद करना पड़ेगा, कुछ कॉमन सेंस है बेटा, बिल्कुल कॉमन सेंस है। लेकिन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेटा। वो एक्स्ट्रा चीज़ है जो GOC में आपने देखी या सुनी होगी, उसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। शायद इतनी बात मैं आपको बता भी चुका हूँ कि 6 मेंबर्ड रिंग होने में लोगों को बहुत आनंद आता है, क्योंकि वो एंगल स्ट्रेन होता ही नहीं उसमें। बेटा जब ऑर्थो पोजीशन पे O बॉन्ड H, हमको शायद VSEPR थ्योरीज पता, O बॉन्ड H के रिस्पेक्ट ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बेंट होगा। और बच्चों जब मैं इसी में दूसरा ग्रुप लगाऊं ऑर्थो पोजीशन पे, कौन सा ग्रुप सर? बेटा NO2 का ग्रुप। तो नाइट्रोजन भी, अगर आपको ये बात पता हो कि नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में शेप क्या होगा बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर। ये जानते हो नहीं जानते? क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पर होंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर है। तो एक्चुअली बच्चों होगा यहाँ पे ये कि ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ये माइनस रखता है, और O बॉन्ड H के केस में ये माइनस और प्लस की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। उससे कहानी ये हो जाती है सर कि इनके बीच में ना एक अलग सा आकर्षण आ जाता है, इसके हरे वाले हाइड्रोजन और नीले वाले ऑक्सीजन के बीच में। ये एक दूसरे को साथ रख लेगा, और ये नीला लीना आकर्षण और ज़्यादा इनको मज़ा इसलिए आ जाता है क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है। तो बेटा ऐसे केसेस में जब O बॉन्ड H और बाजू में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्थो पोजीशन पे हो, ये तो मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है, इसलिए इस केस को हम कहते हैं इंट्रा, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ही मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आती है? लिखना पड़ेगा यहाँ तक और सुनना भी पड़ेगा। ये फिर से एक्सपेक्टेड ऑर्डर यहाँ आपने लिखा, उसके नीचे फोटो बनाओ और ये लिख देना इन केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के केस में ऐसा देखने को मिलता है कि 6 मेंबर्ड रिंग बनने के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आकर्षण होने के कारण, खुद बताओ क्या ये हरे वाला हाइड्रोजन जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दे दिया जाएगा H+ के रूप में, अरे यार दे दिया जाएगा
तो ये बचेगा ही नहीं, ये बचेगा ही नहीं था। तो ये जो आकर्षण है इसको तो हमने अकाउंट ही नहीं किया सर। ये ऑक्सीजन का माइनस इस हाइड्रोजन के प्लस को आकर्षित किया हुआ है सर। अगर पकड़ा रहेगा तो जाने में तकलीफ होगी ना। हेलो, अरे पकड़े रहोगे तो H को H प्लस के रूप में निकलने में दिक्कत होगी ना। तुमने ये फोर्स तो अकाउंट ही नहीं किया। बस बेटा इतनी फोटो बनाओ, और अब ऑब्वियसली बात है हमको समझ में भी आ रहा है, इंग्लिश कुछ नहीं लिखनी, बस ये फोटो बनाओ। ये हमें समझ में आ रहा है सर, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग ये हाइड्रोजन को जाने में तकलीफ होगी। और क्योंकि ये हाइड्रोजन को जाने में तकलीफ होगी तो सर ये उतना अच्छा एसिडिक बिहेवियर नहीं लगा पाएगा सर, तो ये हारेगा। तो सर ये इस कारण से किससे किससे हारेगा बेटा? सब से नहीं, ये अब फैक्चुअल बात है, लेकिन ये सब से नहीं हारेगा। बस जो ये फर्स्ट आ रहा था ना, अब ये सेकेंड आ जाएगा। भले इसमें इंडक्टिव माइनस आई मजबूत है, लेकिन सर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग में अब पैमाना कैसे होगा बेटा? अब देखो 2 + 2 4 वाली बात तो यहाँ है नहीं। तो अब ये फैक्चुअल जानकारी है कि बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भले इसमें माइनस आई ज़्यादा है, ये हार जाएगा। किससे? पैरा वाले से। हेलो, बोलना पड़ेगा, लिखेंगे, बट एक्चुअल ऑर्डर इज सबसे ज़्यादा पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, फिर फिनॉल, और फिर मैं रीज़न इंग्लिश में लिखवा भी दे रहा हूँ। चलो अच्छा, लिखा भी। पहले फ़ोटो बनाओ तो हाँ बोल, रीज़न भी लिख लो। लिखेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बिकॉज इन केस ऑफ ऑर्थो आइसोमर द हाइड्रोजन अटैच्ड टू OH ग्रुप इज अट्रैक्टेड वाया। दोबारा बनानी हो तो बना लो, लिखो तो हाँ बोलो। अगला सवाल लिखेंगे, एसिडिक नेचर पूछा जाता है इसलिए और करा रहा हूँ सवाल। लिखेंगे अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको बच्चों, आपको अरेंज करना है। 4 नहीं बेटा, 6 है। ये 6 चीज़ें दिख रही हैं आपको। पहला है बेटा प्रोपेन 1-ऑल, दूसरा है बेटा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तीसरा है बेटा 3 नाइट्रोफिनॉल, ये फिनॉल है बेटा, यहाँ पे गोला लगा देना बेंजीन रिंग में, बच्चे ने गोला नहीं लगाया। चौथा है 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, पांचवा है फिनॉल, और छठवां है 4 मिथाइल फिनॉल। सवाल समझ में आ रहा है सब लोगों को? हेलो हेलो, तो साथ में फ़ोटो भी बनाते जाओ, क्योंकि फ़ोटो बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि +R लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि डोनेटिंग है। विड्रॉइंग है तो -R के कारण, तो +R के कारण है या +I के कारण है। तो प्रॉपर आप लोग सब गोला मार के सोच साच लो और फिर सवाल के जवाब देने का प्रयास करो। लिखे आंसर में तो बेटा 6-1 है, बाकी आपका ठीक है। चलो पहले मैं प्रयास करता हूँ आपको मैं समझा पाऊँ। चलो बेटा सब लोग सुनेंगे, पहले सब ने अटेम्प्ट कर ही लिया होगा। अब देखो बेटा, ये 6 में सबसे पहला तो बच्चों ये एलिफेटिक एल्कोहल है। एलिफेटिक एल्कोहल मतलब सर, मतलब बेटा ROH, याद है बात? हेलो सर, ये तो पानी से भी कमज़ोर एसिड होता है। सबसे पहले बेटा ये इफ़ेक्ट्स का कंपैरिजन तब करते हैं, पहले क्लास तो देख लो सर। ये तो खानदान ही अलग है। एलिफेटिक अल्कोहल तो एरोमेटिक से हारेगा ही। एरोमेटिक की जितनी एस्थेसी हो जाए, एलिफेटिक का वो हमेशा बाप रहेगा। हेलो, तो सर ये ROH तो कमज़ोर ही होना है, और बाकी सारे तो सर फिनॉल हैं। तो सबसे कमज़ोर कौन सा हो गया बेटा? हेलो, सबसे कमज़ोर कौन सा हो गया बेटा? फर्स्ट। बात समझ में आती है? ठीक है। क्यों? क्योंकि सर उसका खानदान ही बड़ा ही कमज़ोर है, तो ख़त्म कर दिया मैंने उसको। ठीक है, बाकी सर सब फिनॉल हैं पांचों। आइए, फिनॉल में सर फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग देखो सर, यहाँ पे NO2 लगा है, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे CH3। तो सर NO2 जहाँ जहाँ लगे हैं वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। अरे -I तो गिरी गिरी हालत में लगेगा, और एक RR लग गया तो बात की बात है। विड्रॉइंग है तो मतलब एसिडिक नेचर इनका ज़्यादा होगा। किससे? सर फिनॉल से भी ज़्यादा होगा,
और जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है उससे भी ज़्यादा होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, कैसे पता? क्योंकि CH3 लगा है सर, CH3 अगर पैरा पोजीशन पे लगा है तो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा। तो लेकिन क्योंकि खानदान फिनॉल का है इसलिए मैंने इसको एलिफेटिक के ऊपर रखा। तो सर नीचे से मतलब लास्ट सबसे कमज़ोर हो गया 1, उससे अच्छा हुआ 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, उसके बाद आ गया न्यूट्रल आदमी यानी कि फिनॉल यानी कि 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। अब बच गया बेटा ये 3 यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। अब मैं सीधा इन तीनों में आ जाता हूँ, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब बेटा अगर मैं मेटा वाले को देखूंगा, मतलब तीसरे को देखूंगा, तो ये गलत लिखा है इस बच्चे ने, ये केवल -I लगाएगा बेटा, क्योंकि मेटा पे केवल -I लगता है, रेजोनेंस नहीं। बोलना पड़ेगा यस सर। सबको, ठीक है। नेक्स्ट, अब बच गया सर सेकंड और फोर्थ, क्योंकि सेकंड और फोर्थ में सर वैसे भी विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा भी हैं, और सर यहाँ पे ऑर्थो पे लगा है तो -R लगाएगा, पैरा पे लगा है तो -R लगाएगा। ये मेटा पे लगा है, मेटा पे लगा है तो रेजोनेंस तो नहीं लगा पाएगा, तो बात खत्म हो गई। वैसे भी ये तो 3 लगे हैं सर, 1 2 3, और ये 2 लगे हैं और ये 1 लगा है, ऐसे भी देख लो। ये हालांकि ये तीन लगे हैं, वो एक तो और अच्छी बात है, और ऊपर से 2 तो -R लगा रहे हैं तो और डबल अच्छी बात है। तो सबसे बढ़िया हो गया सेकेंड, फिर हो गया फोर्थ, और फिर हो गया 3। तो सबसे बढ़िया होगा सेकेंड, फिर 4, और इनमें सबसे कमज़ोर होगा 3। देख लो बेटा, कोई दिक्कत? बोलना पड़ेगा सबको। नो सर। यहाँ भी इस बच्चे ने गलत लिखा, इसको +R नहीं लिखना चाहिए था, इसको क्या लिखना चाहिए था? गोला मार के प्लस हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव लिखने की जरूरत नहीं सर, हाइपर कॉन्जुगेशन लिख दिया था इंडक्टिव, तब बाद में जब हाइपर कॉन्जुगेशन टाई होता तब देखते हैं, ठीक है। कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछ लो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रुकाना चाह रहा है तो रुका लो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर 1 मिनट का ऑप्शंस दिखा देंगे? बिल्कुल दिखा देंगे, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं। बिल्कुल दिखा देंगे। और मैं चाहूँगा आप जो मैंने आपको समझाया है वो आप अपने समझ के हिसाब से अपनी कॉपी में लिख लो, ताकि आप आज से 10 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 महीने बाद उठाओ तो बौरा ना जाओ। भाई जो बच्चा 1 और 6 में कंफ्यूज हुआ वो क्यों हुआ, खुद से पूछ लो। सर क्योंकि आपने ये बात नहीं लगाई कि कैटेगरी अलग होती है। एरोमेटिक में इफ़ेक्ट्स देखेंगे, एरोमेटिक को एरोमेटिक से कंपेयर करने में, खानदान को नहीं करेंगे। एलिफेटिक चाहे जितना भी मजबूत हो जाए, मतलब धीरू भाई अंबानी का सबसे गरीब वंशज अनिल अंबानी जेल जाता है, लेकिन फिर भी वो और सतना का सबसे बड़ा आदमी में ये नहीं, कंपैरिजन नहीं हो जाएगा कि सतना का सबसे बड़ा आदमी कौन, अच्छा अनिल अंबानी के पास ज़्यादा पैसा, अब नहीं कंपेयर, वो एकदम चाट जाएं, लेकिन खानदान ही अलग है, क्लास ही अलग है। यहाँ एकदम टॉप पे आओ तुम, नहीं समझ रहे मेरी बात, तो देर इज़ नो कंपैरिजन। एक नोट डाल देंगे, और नोट है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर, और इसमें जेई डाल देना। कुछ और बातें करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि एसिडिक नेचर बेटा जेई को बहुत पसंद है, तो कुछ और बातें मैं करूँगा। जेई लिख लो, लेकिन नोट डाल के। उस नोट में पहला पॉइंट लिखेंगे थायोल और अल्कोहल। अब सर ये थायोल क्या होता है? बेटा फंक्शनल ग्रुप OH जब अपने ग्रुप मेंबर OS से बदल जाता है, तो S और O हैं तो सर सेम मेंबर, आउटरमोस्ट शेल में सबके 6 इलेक्ट्रॉन, तो OH अल्कोहल कहलाता है, और SH ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार आप इस्तेमाल करते हैं, हालांकि हाँ NCERT नहीं बताती, पर फिर भी पता होना चाहिए, SH थायोल कहलाता है बेटा। शायद ये भी आप इनऑर्गेनिक पढ़े बच्चे हो तो आपको पता है सर, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ क्राइटेरिया होता है, तो O बॉन्ड H की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी कि S बॉन्ड H की? S बॉन्ड H की। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप नहीं देखते, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज डोमिनेट करता है, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा वो टूटेगा। किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा? SH की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो एसिडिक नेचर थायोल का ज़्यादा होगा। रीज़न लिखा भी है मैंने, SH बॉन्ड लेंथ इज लार्जर देन O बॉन्ड H, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बिकम्स क्राइटेरिया, एंड अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकम्स क्राइटेरिया। ये आपको मैं बता भी चुका हूँ, फिर से लिखवा भी रहा हूँ, लिखो तो हाँ। जेई का ही है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर, जेई की बातें ही कर रहा हूँ मैं।
मैं कंपेयर कर रहा हूँ बच्चों पैरा हेलोफिनॉल, ये थोड़ा सा साफ साफ नहीं लिखा, मैं लिख दे रहा हूँ, पैरा पे हेलो लगा है, फिनॉल, मतलब मैंने फिनॉल ही रखा है, बेंजीन में OH फिक्स किया हुआ है, बस पैरा पोजीशन पे मैं हेलोजन चेंज कर रहा हूँ बेटा। एक्स क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखा। आप गौर करना बच्चों, एसिडिक ऑर्डर भी मैंने सामने लिखा हुआ है। मैं बता दे रहा हूँ, पहले लिखो मत, पहले मेरी बात ध्यान से कान खोल के सुन लो, मैं एक ही बार बोलूँगा, सुन लो ध्यान से। सर हम देखो ये बात तो जानते ही हैं कि सारे के सारे हेलोजन्स, सारे के सारे हेलोजन्स के केस में सर ख़ास तौर पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में तो सर हम ये बिल्कुल लिख के जानते हैं, लिखित बात है ये, कि सर इनका -I मजबूत होता है, इनका +R कमज़ोर होता है, इसलिए ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से बच्चों एसिडिक नेचर बढ़ता है। हेलो, यस सर। अच्छा, तो अगर मैं फ्लोरीन हटा दूं, फ्लोरीन मत देखो, अगर मत देखो, अभी मत देखो, फ्लोरीन मत देखो, क्योंकि उसके लिए अपन पंचायत करनी पड़ेगी, अभी मत देखो, केवल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में लगाएं सर। देखो देखो सर, सच्चाई है, रेजोनेंस तो देखना ही नहीं है, इंडक्टिव देखना है सर। और इंडक्टिव बेटा डिस्टेंस तो सबका पैरा पे है, इंडक्टिव किसका ज़्यादा होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्लोरीन का, क्योंकि इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। हेलो हेलो, यस सर। तो -I किसका सबसे ज़्यादा होगा, क्लोरीन का, तो सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, क्लोरीन, फिर कौन होगा, ब्रोमीन, सबसे कमज़ोर होगा आयोडीन। इन तीनों में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, शायद आपको बोलना पड़ेगा। यस सर। यस सर। चलो अब बात आ गई सर फ्लोरीन का क्या करें, तो अब सबसे पहले फ्लोरीन की एक पंचायत सुन लो बेटा। फ्लोरीन की पंचायत ये है कि सर माना ये इन सब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग -I लगाता है, क्योंकि इन सब का बाप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, माना सर, लेकिन सर इसका +R भी तो पर्याप्त मजबूत होगा। बाकी लोग का रेजोनेंस इसलिए कमज़ोर हो गया क्योंकि उनका डिसिमिलर एनर्जाइज्ड ऑर्बिटल थे। सर कार्बन का भी 2p और फ्लोरीन का भी 2p पाई बनाएगा, तो सर इसका तो रेजोनेंस मजबूत है, क्योंकि जैसे सबका, और रेजोनेंस हमेशा डोमिनेटिंग होता है। माना इसका इंडक्टिव ज़्यादा मजबूत है, लेकिन इसका रेजोनेंस जो कि हमेशा ही इंडक्टिव से ज़्यादा मजबूत होता है, वो भी अच्छा होगा। और एक्चुअली फ्लोरीन के लिए सच्चाई है बेटा कि इसका -I और +R लगभग बराबर हो जाता है, और इस कारण से, क्योंकि +R है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो है ही, तो क्लोरीन से तो हार जाता है। लेकिन ब्रोमीन आयोडीन से, क्योंकि भले +R है लेकिन -I भी तो इसका बहुत शक्तिशाली है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी है, तो ब्रोमीन और क्लोरीन से जीत जाता है। ये आपको फैक्चुअली याद होना चाहिए, बोलना पड़ेगा। तो लग रहा है ना, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ये शायद मैं हेलोजन्स चैप्टर में भी आपको बताया हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्लोरीन जो है फ्लोरीन से हारता है, पर बहुत गंदा नहीं हारता। अगर क्लोरीन का 4 है, अगर फ्लोरीन का 4 है पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्लोरीन कोई गरीब नहीं है, इसका भी 3 है। हेलो, यस सर। तो -I में क्लोरीन हारता है, पर एकदम धूल नहीं चाटता, लेकिन +R से फ्लोरीन क्लोरीन के आगे धूल चाट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया। हेलो हेलो, यस। पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, उसके बावजूद इसका -I इतना भी कमज़ोर नहीं है कि ब्रोमीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से हरा दे। तो ये फैक्चुअली पता होना चाहिए। लिखो तो हाँ बोलो। एक सवाल मैं और बता दे रहा हूँ बच्चों, एक और क्वेश्चन लिखो, तीसरा, जैसे सामने लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है आपको भी, सुनते भी रहो पहले फिर लिखना। फिनॉल ऑर्थोमेटा पैरा मिथॉक्सीफिनॉल, मतलब OCH3 लगा रहा हूं मैं। फर्क क्या है सर, पहले लिखो ये फिर सुनो। फिनॉल में तो सर OH है, कुछ नहीं लगा। OCH3, पहले सोचो ग्रुप कैसा होगा सर। ऑक्सीजन लोन पेयर है, बेंजीन रिंग से एक ऐसा एटम जुड़ा है जिसमें लोन पेयर है, और वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा नहीं है, CH3O से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इसके लोन पेयर क्या होंगे बेटा, ये तो सर हेलोजन जैसा केस हो गया है, तो +R लगाएगा। हेलो हेलो हेलो, यस। अच्छा,
ऊपर से ऑक्सीजन है तो सर इसका प्लस आर तो मजबूत ही होगा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, वो तो हेलोजन्स का हारता था। अच्छा, लेकिन ऑक्सीजन है तो इंडक्टिव माइनस आई लगाएगा, लेकिन इसका भी इंडक्टिव पूछेगा क्यों? क्योंकि इसका तो रेजोनेंस ही डोमिनेट करना है, क्योंकि रेजोनेंस हमेशा ही डोमिनेट करता है सर। तो बेटा अगर ये ऑर्थो में लगा है और ये पैरा में लगा है तो ये क्या लगा रहा है बच्चों? प्लस आर। और प्लस आर लगाने के कारण कैसा ग्रुप हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो एसिडिक नेचर इसका घट जाएगा। हेलो, लेकिन अगर ये मेटा में लगा है ना सर तो उल्टा कहानी हो जाएगी। उल्टी कहानी क्या सर? माइनस आई के कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा। हेलो हेलो, तो सर जो ऑर्थो पैरा में लग के इसने नुकसान कर दिया, मेटा में लग के सर ये तो मजा आ गया इसको। हाँ आ गया, क्यों? अरे यार विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ाएगा। तो सर इससे क्या होगा बेटा? होगा ये कि मेटा वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा और फिर आएगा फिनॉल। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगे हैं तो ये हार जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड में कोई दिक्कत है? पहले बोल दो इतनी बात। नहीं सर। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा ऑर्थो और पैरा वाली। प्लस आर दोनों में लग गया, बराबरी से लगा, टाई है, दोनों बेचारे हार गए। लेकिन अब इनमें कौन ज़्यादा हारा? सर प्लस आर तो अब हटा दो, अब छोड़ दो। सर ये माइनस आई और ऑर्थो पे लगाएगा तो इंडक्टिव को तो डिस्टेंस से फर्क पड़ता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगा रहा होगा। ये कम माइनस आई लगा पाएगा तो ये सबसे ज़्यादा हार गया। तो ये हो गया थर्ड नंबर का, यानी कि ऑर्थो वाला। क्योंकि प्लस आर तो है पर इसका माइनस आई, देखो मैंने माइनस आई यहाँ बड़ा लिखा है। ये प्लस आर तो है लेकिन इसका माइनस आई मैंने देखो बहुत छोटा लगा। बात समझ में आती है? लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। रिएक्शन क्रमांक बड़े 4 में इंग्लिश लिखेंगे बच्चों एस्टरिफिकेशन। अब पहले सुन लो, लिखना नहीं, पहले सुन लो। एस्टरिफिकेशन जो कि पॉइंट क्रमांक बड़ा 4 है, उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा स्मॉल ए। पहले सुन लो। एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्टर्स। ये आप जानते भी हो, नहीं जानते तो तब से जान गए, वैसे 10th में आपने देखा होगा कि एल्कोहल हो, अब एरिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, इसलिए लिखा है मैंने ए आर या आर, ओ एच है। ये एसिड से रिएक्शन करे, एसिड अनहाइड्राइड की फोटो होती है बच्चों आर डैश सी डबल ओ होल ट्वाइस ओ, या एसिड क्लोराइड आर डैश सी ओ सी एल। ये दोनों का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है। ये रिएक्शन पायरिडीन की प्रेजेंस में होता है। आपको पता होगा पायरिडीन एक बेस होता है, ऑर्गेनिक बेस। होता क्या है सर? सर एल्कोहल का देखो इसमें डब्बा बनाया हुआ मैंने, एल्कोहल का H जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का पता है क्या जाता है बच्चों? OH या OH के द्वारा सब्सटीट्यूटेड हिस्सा। तो यहाँ पे अगर OH जाएगा तो OH और H मिलके पानी बना लेगा। यहाँ OH के द्वारा सब्सटीट्यूटेड हिस्सा खुद एसिड वाला ग्रुप है तो यहाँ बाय प्रोडक्ट एसिड होगा। यहाँ OH के द्वारा सब्सटीट्यूटेड हिस्सा Cl है तो HCl होगा और बन जाएगा एस्टर। अगर एल्कोहल में AR हुआ तो AR, R हुआ तो R, COOR डैश। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? बोलना पड़ेगा पहले बस। अभी मैंने समझाया कुछ नहीं बेटा, इसको कल की क्लास में समझेंगे। फिलहाल इतनी चीज़ लिखो, लिखो तो बाय बाय बोलो और जाओ।